हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस सेशन की पढ़ाई को लेकर के। आप सभी लोग 2025 से 26 के सेशन में बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। इन परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से आप लोगों के बीच में हम आए हुए हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में सीखेंगे, बट अकाउंटेंसी के बारे में सीखने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हम अपने बारे में आपको देते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो कैसे पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम सुनील यादव और मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लास्ट 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमसे जुड़ करके आगे कंटिन्यू करना है। और इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपको बता दें, एमकॉम बीएड एंड सीए इंटरमीडिएट तक की मेरी क्वालिफ़िकेशन है। और यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम एंड सीबीएसई आईएससी बोर्ड को भी मैं पढ़ाता हूँ। सारी बैचेस अलग अलग चलती हैं। हिंदी मीडियम वालों की अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम वालों की अलग बैच है। कोई भी स्टूडेंट अगर पेड बैच लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे आएँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विजियो करियर पॉइंट वहाँ पे आप डालें, एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आप डाउनलोड करें और वहाँ पर जा कर के आप अपने बैचेस के अकॉर्डिंग कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी है विजियो करियर पॉइंट का, वहाँ पर भी जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट है, बट सिस्टमेटिक वीडियो वहाँ आपको नहीं मिलते हैं। सारे सीक्वेंस से वीडियो आपको हमारे ऐप्स पे मिलेंगे, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा इंट्रो। बाकी आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, प्लस हमारे भी बारे में बहुत कुछ जानेंगे आगे चल के। अभी हम लोग आते हैं अपने पढ़ाई की तरफ कि हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट 12th में पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि क्लास 11th आप पास करके आए हैं और क्लास 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसके बावजूद भी 12th में आकर के आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ही दोबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि जिस सब्जेक्ट को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उसी सब्जेक्ट को हम फिर से क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है सबसे पहले वो जान लीजिए, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने 11th में अकाउंटेंसी तो पढ़ा, बट अपने लेवल को एक बार ज़रा ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपने 11th में क्या पढ़ा। तो क्लास 11th में जो अकाउंटेंसी आप लोगों ने पढ़ा वो एकल स्वामित्व व्यापार से संबंधित जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी एकल स्वामित्व व्यापार करते हैं, उनसे उनके व्यापार का खाता आप लोगों ने 11th में बनाना सीखा है। कोई भी व्यक्ति जो एकल व्यापार करता है वो अपने व्यापार के लाभ हानि को कैसे निकालेगा, अपनी आर्थिक स्थिति कैसे बनाएगा, मीन्स आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाएगा, ये सब 11th में आपको सिखाया गया। लेकिन हम बात करें तो एकल स्वामित्व व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जिसका जियोग्राफिकल एरिया, जिसका क्षेत्रफल बहुत सीमित होता है। और आज के डेट में हम सीमित क्षेत्र में व्यापार करके बहुत बड़े व्यापारी नहीं बन सकते हैं। हमको अपने व्यापार को बड़े स्तर पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो व्यक्ति अपने व्यापार को बड़े स्तर पे करता है उन व्यक्तियों का अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये 11th से आप पर्याप्त नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से आपको क्लास 12th में वही सब्जेक्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी। बट ये 11th की अकाउंटेंसी नहीं है, ये 11th की अकाउंटेंसी से अपर लेवल की अकाउंटेंसी है। मतलब जहाँ पे आपने 11th को ख़त्म किया है वहीं से आगे की जर्नी अब आपकी शुरू होती है क्लास 12th में। तो यही रीज़न है कि हमने 11th में अकाउंटेंसी पढ़ने के साथ साथ 12th में फिर से अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं। तो 12th की जो हमारी अकाउंटेंसी है उसमें अब क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा इंट्रो उसके बारे में जान लेते हैं। तो 11th तो एकल स्वामित्व व्यापार पे समाप्त हुआ। एकल स्वामित्व व्यापार में एक व्यक्ति होता है जो उस व्यापार का मालिक होता है, उस व्यापार से संबंधित सभी निर्णयों को वही लेता है, उस व्यापार के जितने भी लाभ या हानि होते हैं वही लेता है, व्यापार के जो भी दायित्व होते हैं वो सारे दायित्व उसी को ही बियर करना पड़ता है, व्यापार में जितना पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है वो पैसा वही लगाता है। तो ये था एकल स्वामित्व व्यापार। इस वजह से, इन सब वजह से एक व्यक्ति के पास पर्याप्त चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति हर फील्ड में सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। कोई पैसे से परिपक्व है तो ज्ञान की कमी होगी, किसी के पास ज्ञान है तो पैसे की कमी होगी, किसी के पास दोनों है तो रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स
जो देख रहे हैं आप, ये एक व्यक्ति के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी को लाया गया, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। साझेदारी एक ऐसा व्यापार है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर के व्यापार करते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर व्यापार करने में किसी कारणवश अपने आप को सक्षम नहीं समझ पा रहा है, तो जो कमियां उसके अंदर है वो कमी को दूर करने के लिए वही चीज़ें अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है तो वो उसको अपने साथ जोड़ सकता है और उसको जोड़ करके व्यापार कर लेगा। तो उस प्रकार के जो व्यापार किए जाएंगे उसे हम साझेदारी व्यापार कहेंगे। तो साझेदारी व्यापार के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। 2 व्यक्ति एक साथ होकर के साझेदारी का व्यापार करते हैं। तो 12th में हम लोग साझेदारी पढ़ेंगे। साझेदारी के साथ साथ कंपनी भी पढ़ेंगे। तो कंपनी क्यों पढ़ेंगे उसका भी रीज़न आपको बताया जाएगा। बस छोटा सा भी आप इंट्रो केवल जान लीजिए कि जो कमियां साझेदारी व्यापार में मिलेंगी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कंपनी पढ़ा जाएगा। मतलब साझेदारी व्यापार जहां तक जा सकता है वहां तक ले जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद साझेदारी व्यापार की भी सीमाएं कुछ आ जाएंगी और वही सीमाओं की वजह से कंपनी का जन्म होगा। मतलब उन्हीं सीमाओं की वजह से फिर हम कंपनी को पढ़ेंगे। तो 12th में हम लोग साझेदारी और कंपनी दोनों ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी आपको छोटा सा इंट्रो देते हैं दोनों टॉपिक के बारे में कि साझेदारी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपके सामने कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो साझेदारी से संबंधित है। क्लास 12th का ये कंप्लीट पाठ्यक्रम से संबंधित आपका वीडियो है जिसमें आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका अकाउंटेंसी 2 भाग में बटा हुआ है। भाग 1 जो साझेदारी से संबंधित है, भाग B जो कंपनी से संबंधित है। तो भाग 1 में कौन कौन से चैप्टर पढ़े जाएंगे? तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे साझेदारी फर्मों का लेखांकन, सामान्य परिचय। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको साझेदारी फर्म से संबंधित जो भी लेखांकन किए जाते हैं उनके बारे में जनरली इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर आएगा वो है ख्याति। ख्याति के अंतर्गत पढ़ेंगे ख्याति का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और ख्याति को मूल्यांकित करने के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं। मतलब किन किन विधियों के माध्यम से हम किसी व्यापार के ख्याति का मूल्य निकाल सकते हैं। तो इन 4-5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ख्याति के चैप्टर में। इन दोनों चैप्टर के बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा साझेदारी की पुनर्गठन। पुनर्गठन के अंतर्गत आप 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 4 चैप्टर आपको पुनर्गठन के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें पहला होगा कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। व्यापार शुरू हो गया, कुछ समय के बाद व्यापार में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता समझ में आ रही है। वो परिवर्तन साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात से संबंधित हो सकता है या किसी साझेदार को प्रवेश से संबंधित हो सकता है या किसी का अवकाश ग्रहण से हो सकता है या फिर मृत्यु से हो सकता है या फिर फाइनली व्यापार को बंद करने से संबंधित ही हो सकता है। किसी प्रकार का मुद्दा अगर हमको मिलता है और उस मुद्दे पे जब हम बात करके फिर व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब अब ऐसे समझिएगा, व्यापार को प्रारंभ करते समय साझेदारों के मध्य जो भी समझौते हुए, उन समझौतों में आगे चल के किसी कारणवश अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता समझ में आई तो हम कहेंगे कि साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। और उन समझौतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों होगी तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उन्हीं रीजन की वजह से एक एक चैप्टर बनते चले गए। जैसे पहला रीजन है, अगर वर्तमान साझेदार जो हैं वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ वर्ष व्यापार को करने के बाद जो साझेदार है वही साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस केस में जब परिवर्तन कर लेंगे तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। दूसरा, जो साझेदार व्यापार कर रहे हैं उन्हीं साझेदारों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब हम 2 लोग पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं इस व्यापार को चलाने के लिए, किसी और व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लिया जाए। तो जब दूसरे व्यक्ति को जोड़ लेंगे अपने साथ तो वो साझेदार का प्रवेश कहलाएगा और उस केस में भी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के रहने पे जो भी समझौते हुए होंगे वो एक और व्यक्ति के आने के बाद समझौते बदल जाएंगे और आपको बताया गया समझौता बदलना ही साझेदारी का पुनर्गठन है। तो दूसरा जो आपका
पुनर्गठन के अंतर्गत दूसरा चैप्टर वो है साझेदार का प्रवेश। इसके बाद बात करेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। जो साझेदार व्यापार को कर रहे हैं वो अगर साझेदारी फर्म से जाना चाहते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य को ले सकता हो सकता है, समय को लेकर के हो सकता है, उम्र को लेकर के हो सकता है, तो किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति अब काम नहीं करना चाहता है, वो व्यापार से निकल करके घर बैठना चाहता है, तो वो व्यक्ति जब व्यापार को छोड़ेगा तो उसे हम अवकाश ग्रहण कहेंगे। और सोचिए किसी व्यापार में 3 व्यक्ति हैं, एक ने अवकाश ले लिया तो बचे 2 ही लोग, तो 3 लोगों के बीच में जो समझौते हुए थे उसके जाने के बाद अब जो 2 लोग बचे वो अपने अनुसार व्यापार को चलाएंगे, तो समझौता में परिवर्तन होगा, तो पुनर्गठन होगा। और सेम यही केस कि 3 लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति के मरने के बाद जो बचे हुए साझेदार हैं वो अपने अनुसार समझौते करके व्यापार को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो भी पुनर्गठन हो जाएगा। तो पुनर्गठन अवकाश ग्रहण करने पे भी हो सकता है और मृत्यु के भी केस में हो सकता है। इसके साथ ही साथ व्यापार को बंद भी करने की ज़रूरत कभी कभी समझ में आती है। बंद करने के रीजन भी कई हो सकते हैं कि व्यापार कई सालों से लगातार घाटे पे चल रहा है, तो व्यापार को बंद करने की ज़रूरत है, या व्यापार के साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं तो भी बंद करने की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं कि व्यापार जो चल रहा था शुरू करते समय कानूनी रूप से रोक नहीं थी, लेकिन बाद में उसको कानूनी रूप से रोक लगा दिया गया। अर्थात कहने का मतलब उस प्रकार के व्यापार पे सरकार ने किसी कारणवश रोक लगा दिया, तो फिर उस केस में भी व्यापार को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा जब भी होगा तो उसे हम बोलेंगे साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। तो साझेदारी के अंतर्गत हम ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से 4 चैप्टर पुनर्गठन के अंतर्गत था और 2 चैप्टर आपका सामान्य इंट्रोडक्शन से संबंधित था। इसके बाद हम लोग फिर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कंपनी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो ये है आपका कंपनी। कंपनी में देख रहे हैं 8 चैप्टर टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके बुक में इन चैप्टर के अलावा भी कुछ चैप्टर दिए हैं, बट वो चैप्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सिलेबस से बाहर है। लेकिन हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो वो चैप्टर कंपनी का सामान्य परिचय से संबंधित है। कंपनी के बारे में जानना आपका जो है वो पहले चैप्टर में बताया जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर में आएगा अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अंश एवं अंश पूंजी, मतलब किसी कंपनी में जो पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा, तो उस पैसे को जहाँ से लाया जाएगा उसको बोलते हैं अंश पूंजी। कंपनी जब पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है तो उसके बदले में कुछ सर्टिफिकेट देती है। तो जब कंपनी पब्लिक से पैसा ले और उसको सर्टिफिकेट एज ओनर के रूप में दे तो उसे हम अंश बोलेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो किया जाएगा। फिर जब उन अंशों को दिया जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन किया जाएगा तो उसका लेखांकन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा 3rd चैप्टर में कि अंश पूंजी के लिए लेखांकन कैसे किया जाता है। इसी के साथ साथ आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। कंपनी जनता को अंश देती है, उनसे उसके बदले में पैसा लेती है, और जितने भी रुपए का अंश होता है कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगती है बल्कि उसको किस्तों में मांगती है। तो जो पैसा कंपनी किस्तों में मांगती है, उन किस्तों में से अगर कुछ किस्तें जनता नहीं दे पा रही है किसी भी कारणवश, तो कंपनी उस जनता का नाम, उस आदमी का नाम अपने यहाँ से काट देती है और उसके द्वारा दिए हुए पैसे को जब्त कर लेती है। उसी को हम लोग बोलेंगे अकाउंट की भाषा में अंशों का हरण। और जब्त करने के बाद वही अंश कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से बेच देती है, जिसे हम बोलेंगे पुनः निर्गमन। तो इस चैप्टर में हम लोग किसी कंपनी के द्वारा किए गए अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन से संबंधित लेखांकन कैसे किया जाएगा उसके बारे में सीखेंगे। फिर आपका 5वां चैप्टर होगा ऋणपत्रों का निर्गमन। कंपनी किसी आम जनता से पैसा लेकर के जो सर्टिफिकेट दे वो मालिक का ना दे, बल्कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी करे जिससे उसको मालिकाना हक ना मिल पाए, तो उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलेंगे ऋणपत्र। तो कंपनी जब जनता को ऋणपत्र देती है तो उस समय उस ऋणपत्र के बदले में जो कंपनी को पैसा मिलता है उसको हम एज ए लोन ट्रीट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर, हिंदी में बोलेंगे ऋणपत्रों का निर्गमन।
ऋण पत्रों का निर्गमन भी करके कंपनी पैसा कलेक्ट करती है जनता से। तो कैसे उसका अकाउंट बनाया जाएगा वो भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। फिर अगला चैप्टर आपका है कंपनी का वित्तीय विवरण। जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का वित्तीय विवरण कैसे बनाते हैं। वित्तीय विवरण का मतलब है कि कंपनियों के द्वारा व्यापार करके जो लाभ अर्जित किया गया या जो हानि अर्जित किया गया उसका पता कैसे किया जाए। तो किसी कंपनी के द्वारा लाभ अर्जित किया गया या हानि अर्जित किया गया उसका पता लगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी का वित्तीय विवरण। तो कंपनी का वित्तीय विवरण के अंतर्गत आपको ये सिखाया जाएगा कि कंपनी अपने व्यापार को करके लाभ या हानि अर्जित कर रही है कि नहीं कर रही है ये निकालना। इसके साथ ही साथ उसकी स्थिति विवरण के भी बारे में बताया जाएगा, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो भी आपको इसी चैप्टर में सिखाया जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा 7वां चैप्टर अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण में हम लोग सीखेंगे कि किसी व्यापार के जो भी टर्म्स हैं, जो बड़े बड़े डाटा हैं, उनको हम छोटे से छोटे फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे, डाटा टू डाटा का कंपैरिजन कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अनुपात विश्लेषण। फिर लास्ट हमारा चैप्टर होगा रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको यही दिखाया जाएगा कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो कौन कौन से सोर्स से आ रहा है, कंपनी का पैसा जो जा रहा है कौन कौन से सोर्स के थ्रू जा रहा है। तो कंपनियों में आने वाले पैसे और कंपनियों से जाने वाले पैसे के बारे में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, किन किन सोर्सेज से पैसा कंपनी के पास आ रहा है, किन किन सोर्सेज से कंपनी का पैसा जा रहा है, उसका कंप्लीट डिस्कस हम लोग करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे। तो 8 चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ से और 6 चैप्टर पढ़ना है यहाँ से। तो ओवरऑल आपको 14 चैप्टर के बारे में पढ़ाई करना है। 14 चैप्टर के बाद आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। पाठ्यक्रम के बारे में उम्मीद करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी अगर विद्यार्थी के मन में डाउट, कन्फ्यूजन कुछ भी बनता है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कॉल करके भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप पेड बैच के भी रूप में क्लास ले सकते हैं एंड फ्री ऑफ कास्ट भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट पे हमारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, कॉमर्स विद सुनील पे भी एंड विजियो करियर पॉइंट पे भी। इसके साथ ही साथ अगर आप पेड बैच लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो विजियो करियर पॉइंट का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाएं, उसको डाउनलोड करें, वहाँ पे आपकी बैच दिखेगी। बैच में आपका कोर्सेज है, उस कोर्सेज के अकॉर्डिंग पेमेंट करके आप पेड बैच ले लेंगे, जहाँ आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सिलेबस समझ में आया होगा और इसको आप लोग नोट भी कर लें। बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर में क्या कैसे पढ़ा जाएगा। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो साझेदारी फर्मों का लेखांकन पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ एक रीजन भी जानना चाहेंगे कि साझेदारी फर्म क्यों लाया गया। तो एक इंट्रो जान करके फिर हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारिक सर किधर गए? सारिक सर आइए, चलने दीजिए, वो काट लेंगे।